उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन जाने के बाद ये माना जा रहा था कि रामराज स्थापित होगा। रामराज तो खैर नहीं अभी तक दिखाई दिया है, लेकिन जो कानून राज की अगर हम बात करें तो वो भी स्थापित नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। सहारनपुर के अंदर दो बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। पहली घटना के बारे में आपको बता दें कि जो 20 अप्रैल की घटना है, जिसमें अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने को लेकर दलित और मुस्लिम समाज के बीच में एक जातीय विवाद हो गया था, जिसमें खून खराबा हुआ और एक मौत की भी पुष्टि की गई थी। उसके बाद अभी हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर सहारनपुर में ही दूसरा दंगा हुआ है, जिसमें भी एक व्यक्ति के मर जाने की पुष्टि हुई है और ये विवाद भी दलित और ठाकुर समाज के लोगों के बीच हुआ है। पहला विवाद दलित और मुस्लिम लोगों के बीच था और दूसरा विवाद दलित और ठाकुर लोगों के बीच हुआ है। क्या जो योगी सरकार है, जो उनके लोग हैं, जो अगर हम बात करें कि सरकार के चहेते लोग हैं, क्या उनकी मंशा यही है कि वो दलित और मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं या फिर इत्तफाकन ये घटनाएं घट रही हैं? इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यशपाल मलिक जी, जो जाट नेता हैं और जाट समुदाय की कई बड़ी समस्याओं के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई है, बहुत संघर्ष भी किया है। उन्हीं से नज़रिया जानेंगे कि क्या वाकई वो भी मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है, कानून राज स्थापित नहीं कर पा रही है, या फिर ये तमाम घटनाएं जो घट रही हैं ये इत्तफाकन घट रही हैं, सरकार की इनमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। सर, आपको क्या लगता है सहारनपुर की जो घटनाएं हैं, दो लगातार घटना हुई है, मौत भी हुई है और पुलिस वाले जो है उन पर भी पथराव हुआ है, ये जो विवाद इस तरीके से सामने आ रहे हैं, क्या सरकार की कोई भूमिका है इसमें? देखिए, इसमें आप पिछले मुजफ्फरनगर से लेके और पिछले भी 15-20 साल पर नज़र डालें, इसमें कहीं ना कहीं हर जगह आपको राजनीतिक कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, और सरकार कोई भी रही हो। यहाँ पे भी जो अखबारों में आ रहा है, जो आप लोगों से मुझे पता लगा, यहाँ पे भी दोनों घटनाओं में राजनीतिक लोगों का था। जो पिछली बार अंबेडकर यात्रा निकाली गई उसमें भी राजनीतिक लोग इन्वॉल्व थे। अभी जो महाराणा प्रताप की यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें भी राजनीतिक लोग इन्वॉल्व थे। खाली दलित और ठाकुर बोलने से क्या है कि वो जातियाँ चिन्हित नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें ये जरूर चिन्हित होना चाहिए कि किन राजनीतिक लोगों की वजह से ये ऐसा हुआ। और ये पिछले चुनाव आने से पहले और चुनाव के बाद, चुनाव आने से पहले तो ध्रुवीकरण कराने के लिए सभी राजनीतिक दल इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो चुनाव के बाद जो उत्साह में राजनीतिक दल होते हैं, जो जीत के आते हैं, बहुत बड़ी जीत मिलती है, तो उनके जो छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता है और उनके पीछे जो बड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता बैठा है, वो इस तरह के उकसावे को जन्म लेता है, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की घटनाओं में जो लोग शामिल रहे उनको राजनीतिक रिवार्ड भी मिले। तो आगे इस तरह की एक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है। अगर हम लोग किसी भी तरह से जातीय भेदभाव करा के या धार्मिक भेदभाव कराएंगे तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक एडवांटेज उस राजनीतिक कार्यकर्ता को मिलेगा। और इसी के कारण ये जातियाँ, न तो कोई जाति पूर्ण रूप से आप कहें कि भाई इसमें ठाकुरों ने दमन किया, ठाकुरों ने दमन नहीं किया। जो लोग राजनीतिक रूप से उसमें शामिल थे, हो सकता है दलित समाज में भी कुछ ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हों जिन्होंने उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया हो। यात्रा रोकना भी कोई अच्छा साइन नहीं है। किसी भी महापुरुष है, वो किसी एक जाति का नहीं है। महाराणा प्रताप सभी के लिए संघर्ष किया, सबके लिए किया, सब उनको मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम थोड़ा किया, वो दलित आइकॉन थोड़ा है, वो देश के आइकॉन है। और देश के आइकॉन को भी आप राजनीतिक रूप से ले जाएंगे, राजनीतिक शोभा यात्रा निकाल लेंगे, राजनीतिकीकरण उनका करेंगे, तो ये एक बड़ी समस्या पिछले 30-35 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में प्रचलन में आई है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो पार्टी जीत के आते हैं उसका राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत उत्साह में होता है। वो सोचता है हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं, जो हम कहेंगे वो होगा। तो इस तरह की घटनाएं लगातार इसी कारण से घटती है। अगर ये माना जाए कि इसमें सरकार की कोई रोल नहीं है, सरकार की भूमिका नहीं है, योगी आदित्यनाथ को हम यहाँ पर निशाने पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको निर्देश देने का अधिकार होता है। अगर सरकार का इसमें कोई रोल है ही नहीं तो सरकार की खामोशी तो एक बड़ी बात है ना, कि इस तरह के मामलों पर बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, और अगर कोई अधिकारी करने की कोशिश करता है तो आप भी जानते हैं कि अक्सर तबादले वगैरह कर दिए जाते हैं। नहीं, ये तो निश्चित रूप से जब राजनीतिक कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, और अगर उसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, अगर अपोजिशन का कार्यकर्ता कोई छोटी सी भी घटना
मैं ये कह रहा कि अगर वो किसी जन आंदोलन में भी हिस्सा लेगा, कोई छोटे कार्यक्रम में भी हिस्सा लेके कोई विरोध प्रदर्शन करेगा, तो उस पर एकदम से मुकदमा दर्ज हो जाता है। और ये परंपरा हो चुकी। पिछली सरकार भी कुछ बचाने का प्रयत्न कर रही थी, ये सरकार भी अभी नहीं आगे भी कुछ लोगों को बचाने का कार्यक्रम करेगी। निश्चित रूप से इस तरह के राजनीतिक संरक्षण देने की वजह से ही ये घटनाएं अंजाम होती है। राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें जुड़ा होता है। और अगर राजनीतिक संरक्षण ना हो और प्रशासन पर दबाव ना हो तो ये घटना इस तरह की घटेगी नहीं। क्योंकि जिस तरह का आपने देखा होगा पिछले 30 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस मुसलमान नेता ने बहुत जोर से मुसलमानों की गलत आवाज़ को भी उठाने का प्रयत्न किया, उनकी नाजायज मांग को भी उठाने का प्रयत्न किया, उसको मुसलमानों ने हाथों हाथ उठा लिया। जिस लोगों को हिंदुओं की बात को उठाने का प्रयत्न किया और टकराव बढ़वाने का काम किया, उसको उस राजनीतिक दलों ने दे दिया। तो जिस तरह की इस तरह के जातीय दंगे, इसी तरह जातीय राजनीति में भी इसी तरह का है, जहाँ जो जाति बड़ी संख्या में है वहाँ वो जाति के लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम इस जाति को लामबंद करें और दूसरी जाति के साथ जब घटना घटे तो हम इसके अगवा बन जाएं। ऐसा आप यहीं की बात नहीं, आप पिछला आप ले लीजिए, मस्जिद पर लाउड स्पीकर का विवाद था और भाजपा के कार्यकर्ता थे। मेरे विचार से सहारनपुर की घटना है और कई महीने भाजपा के बड़े कार्यकर्ता जेल में रहे, आज उनमें से एमएलए भी है। क्यों रहे? क्योंकि विवाद को निपटाना, राजनीतिक संरक्षण पिछले दल भी दे रहे थे। और इसी तरह से आप जातीय का ले लीजिए, इनसे पहली सरकारों में मेरठ की घटना है, उस टाइम पे भी गुर्जर का और दलितों का कुछ विवाद हुआ था तो उसमें गुर्जरों को भुगतना पड़ी थी क्योंकि तब सरकार उसकी थी। तो अगर ये राजनीतिक संरक्षण ना हो और राजनीतिक को लोगों ने एक बिल्कुल सिस्टम बना लिया कि विकास का क्या मुद्दा है, देश का क्या एजेंडा है, इससे कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं रहा। पिछले दिनों सब लोग विवाद में रहे। मैं तो योगी जी नए आए हैं और संत पुरुष हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनको कम से कम इस चीज़ से ऊपर उठ जाना चाहिए। और अब तो हम ट्रांसफर पोस्टिंग भी देखते हैं, वो भी लगभग जातीय आधार पर है। पूरा कैडर जातीय आधार पर बटा हुआ है। जिस जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा वो चाहेगा पूरे प्रदेश में उसी जाति का कब्जा हो जाए। और लगातार इस तरह की सोशल मीडिया पे आप खबरें भी देखेंगे कि इस जाति का मुख्यमंत्री हो गया, इस जाति की पोस्टिंग होनी शुरू हो गई। तो ये सब चीज़ों पे एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। और देश में भी सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि भाई पुलिस और प्रशासन को बिना दबाव के काम में करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक तरह से राजनीतिक रूटीन बन गई है। और क्योंकि जो प्रजातंत्र की हम लोग सोच रहे थे, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया होगा और जिसकी उन्होंने कल्पना की होगी, जिस तरह से संविधान बनने के बाद कैडर पुलिस प्रशासन के पद बने होंगे, तो सबको उम्मीद ये थी कि यहाँ रास्ता जो निकलेगा। लेकिन यहाँ तो रास्ता या तो जाति और धर्म के झगड़ों से निकालने का प्रयास किया जा रहा या धार्मिक झगड़े करा के निकालने का प्रयास किया जा रहा। और एक तरफा मतलब शेल्टर देने का हर राजनीतिक दल द्वारा प्रयत्न किया जाता है गलत कामों को भी। हालांकि उस समाज का, अगर आप हिंदू समाज का कहे तो सारा हिंदू समाज खराब नहीं है, आप मुस्लिम में कहे तो मुस्लिम समाज का, जिस तरह हिंदू समाज का ये मात्र 0.5 से 1% लोग होते हैं जो सत्ता में इस तरह के विवाद पैदा करा कर उस समाज को भी बदनाम करने का काम करते हैं और उस धर्म को भी बदनाम करने का काम करते हैं। ये सब जगह है आज की तारीख में। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि जो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो पिछली जब सरकार थी अखिलेश यादव के टाइम में भी मुजफ्फरनगर की घटना घटी थी और उस वक्त अखलाक की भी घटना घटी थी। उन दोनों घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया था। लेकिन इस सरकार में भी ऐसी कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जो जातीय विवाद भी हुए हैं। उसके अलावा गौरक्षकों के ज़रिए मुस्लिम लोगों को भी मारा गया है। लेकिन एक खामोशी बनी हुई है हर तरफ, कोई बड़ा बयान सामने नहीं आ रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो शायद इस तरह के मामले दोबारा नहीं सामने आते। तो क्या ये पक्षपात नहीं है सरकार का? जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वे तो रोज बड़े बयान दे रहे हैं, हर घटना पे बड़े बयान दे रहे हैं। जो लोग सत्ता पक्ष में हैं, वो सत्ता पक्ष वाले अगर उनके राजनीतिक हित उससे जुड़ते हैं और जो उनका वोट का वर्ग नहीं है, अगर वो वर्ग परेशान होता है तो उनको कोई नहीं। आप लगाइए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मैं लगभग सभी पंचायतों में शामिल था और मुजफ्फरनगर दंगों को जिस तरह से
मुजफ्फरनगर दंगों की पंचायत करने वालों को सपा ने भी टिकट दिए, बहन जी ने भी टिकट दिए, भाजपा ने भी टिकट दिए, तो आप किस पार्टी को कहेंगे? जो भी मुजफ्फरनगर दंगे की पंचायत करने वाले लोग थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे का वो हुआ, उसने हर पार्टी ने टिकट बांटे। किसी पार्टी ने, जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मेहनत का पैमाना खाली ये होगा कि कौन कितना कन्फ्रंटेशन करा सकता है, तो निश्चित रूप से जो ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी इससे असर पर चले जाते हैं, जो जातीय सद्भाव चाहते हैं, जो धार्मिक सद्भाव चाहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भी गौण हो जाते हैं, ऐसे सब जगह लोग हैं। तो ये खाली किसी एक का नहीं। आप पिछली में देखें, आप बड़े नेता शामिल थे, उनके स्टिंग ऑपरेशन आए, आपके मीडिया ने दिखाए कि किस तरह वे पुलिस को कह रहे थे कि होने दो होने दो, और उसके बाद उनका क्या हुआ, उनको बचा कर रखा गया, विपक्ष ने कहते रहे, और जो लोग इधर से जेल गए वे सब लोग MP MLA बने। तो जब इसका पैमाना ये है, बिजनौर की घटना को आप ले लीजिए, दोनों पार्टियों ने शेल्टर दिया, सत्तारूढ़ दल ने भी शेल्टर दिया और विपक्ष वाला था उसने भी शेल्टर दिया। विपक्ष वाले ने उनको निरीह बना के शेल्टर दिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, और सत्तारूढ़ पार्टी ने ये बना के कि भाई ये इनके साथ अन्याय हुआ। तो जिस तरह का देश में इस प्रजातंत्र की कल्पना की जा रही थी, आज मोदी जी और योगी जी बैठे हैं। मैं तो कहूँगा कि योगी जी को सबसे पहले प्रजातंत्र बहाल करना चाहिए। आज आप लगाएंगे, अगर विपक्ष का छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी जुलूस में चला जाए, छोटा कार्यकर्ता, और वो किसी बिजली मांगने में, पानी मांगने में या किसी धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाए, तो उस पर तमाम धारा लग जाएगी, वो जेल भेज दिया जाएगा। अभी यहीं पे ये प्रदर्शन की बात है, यहीं गाजियाबाद में एक हिंदू है, हिंदू रक्षा दल वाले हैं, वे लोग अपनी यात्रा निकाल रहे थे, उनकी यात्रा प्रतिबंधित की गई क्योंकि वो संगठन बीजेपी का संगठन नहीं था। और जब उन्होंने विरोध किया तो उनको सबको जेलों में रह के आए, वो 15-15, 20-20 दिन। तो हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह की व्यवस्था यहाँ चलाई जा रही है आज की तारीख में, और जिस तरह की व्यवस्था देश में लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा, इससे सद्भाव घटेगा, बढ़ेगा नहीं। गौरक्षक वाला जो मामला है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार इसको एक समर्थन दे रही है, मतलब सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप गाय की रक्षा के नाम पर अगर जान ले रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि अभी तक जितने भी मामले हुए हैं कोई बड़ी ठोस कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। अभी हाल ही में एक बड़ा मामला हुआ था जिसमें काजोल हैं, एक फिल्म अभिनेत्री हैं, उनके बीफ खाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। उन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटे जो लोग हैं उन्हें मारा जा रहा है। तो क्या आपके नज़रिए में ये चीज़ है कि ऐसा है कि सरकार के ये जो बंदे हैं, नुमाइंदे हैं, ये सरकार के ही इशारे पर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, जो गोरक्षक दल है पूरे, आप नॉर्थ में लीजिए, नॉर्थ में एक है कि भाई लोग बाग की मान्यता है कि गऊ को वो माता मानते हैं। माता का तो शब्द दिया गया, लेकिन उसको वो मानते हैं कि भाई हमारे सबसे पूज्य पशु है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो है। ये तो राजनीतिक लोगों ने, किसी ने माँ बताई, किसी ने बाप बताई। गऊ को एक अपने महत्व की चीज़ मानता है हर किसान के, भाई गऊ हमारे महत्व की चीज़ है, और उसको पहली रोटी भी देते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। और इस पे आप देखेंगे, पिछली सरकार थी, बीफ के ऊपर जब भी बवाल हुए, और गौ रक्षक दल माने या किसी को भी माने, मैं हरियाणा में भी तमाम देखता हूँ। और आज तो स्थिति ये हो चुकी कि जो किसान अपना, किसी को हरियाणा से कोई बैल लाना चाहे, गाय लाना चाहे, कोई दूध का पशु भी लाना चाहे, तो उसको भी 24 घंटे डर लगा रहता है कि भाई कहीं तुझे ही ना मार दे, कि तुझे ही ना व्यापारी मान ले। और जिस तरह का एक सख्त कानून होने चाहिए जिस पशु के प्रोटेक्शन की। और मैं हरियाणा में लगातार जाता हूँ, अभी क्या स्थिति है देश में, जो जर्सी गाय के बछड़े हैं, जो जर्सी गाय के बछड़े, वे हरियाणा में लाखों की संख्या सड़कों पे घूमते हैं, लाखों की संख्या, क्योंकि वो जर्सी गाय का बछड़ा जो है वो किसान के उपयोग का नहीं है, वो हल में नहीं चल पाता। तो अगर सरकार शेल्टर देती है, सरकार कोई नियम बनाती है, तो सरकार को उसको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, उसके लिए गौशाला भी खोलनी चाहिए, वहाँ तमाम किसान परेशान हैं। और उसके बाद जिस तरह से गौ माताएँ जिनको हम कहते हैं, और जो लोग गौ माता कहने वाले हैं, गौ रक्षक दल है, उनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि शहर में जो हमारा गाय घूम रही है उनको भी पकड़े, उनकी सेवा करें, उनको घास डालें, उनको चारा डालें।
कुत्ता पालने वाले लोग गौ रक्षा की बात जब करते हैं तो मुझे तो इस पर बड़ी हंसी आती है। देश के तमाम संभ्रांत लोगों के घर में लाखों लाखों रुपए के कुत्ते हैं और वे उनको बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन उनमें से आज तक एक भी आदमी को मैंने ये नहीं देखा कि वो कहीं जाके किसी गाय को रोटी देने सुबह सुबह जाता हो या कि घर में गाय बांधने की जगह उसने बनाई हो। मेरा ये कहने का मतलब है ये सब किसान की जिम्मेदारी है। और बहुत से बेरोजगार युवा मैं दिल्ली में भी देखता हूँ और बाहर देखता हूँ, गौ रक्षा दल उन्होंने बना रखे, बहुत अच्छा काम चलो वे मैं मानता हूँ कि कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उनको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। और कुछ जगह ये धंधा बनता जा रहा है, तो सरकार को इस पे बहुत सख्त रुख की ज़रूरत है और सख्त रुख अपना के जो वास्तव में गौ सेवक है और जो इस तरह का काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके लिए सख्त कानून की ज़रूरत है जिससे जातीय दंगे भड़कते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हरियाणा में कई साल पहले एक गौ रक्षा दलों पे ही हमला हुआ और उसमें कुछ लोग मारे गए थे और वे बेचारे जेल में सड़ रहे। आज उनकी कोई वो करने वाला नहीं है। अब मेरे पास कल जो मुजफ्फरनगर के लोग फंसे हुए हैं दंगों में, कल उनमें से एक 3 साल जेल में से निकाल के आया और वो मुझे कल फ़ोन उसने किया, उसने कहा कि मलिक साहब हमारी मदद कौन करेगा। मैंने कहा जिसको तुमने वोट दी, जिसको तुमने मंत्री बनाए, जिसके तुमने, और वे बेगुनाह लोग हैं और वे बेगुनाह लोग 3-3 साल जेल में रह के आए और ना आज उनका कोई राजनीतिक ठोर ठिकाना लेने वाला, न उन्हें कोई अन्याय दिलाने वाला। तो मैं तो योगी सरकार से एक निवेदन और करूंगा कि मोदी जी की भी सरकार बन गई और योगी जी की भी सरकार बन गई मुजफ्फरनगर से, जो बेगुनाह लोग वहाँ जेलों में 3-3 साल सड़े हैं, उसके कारण लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे भी पहुँच गए। तो उसको कम से कम उन बेगुनाहों को बचा लो, उनका भाईचारा कायम कर दो, उनकी एकता कायम कर दो, और ये एक सामाजिक प्रयास की ज़रूरत है देश में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल है उसे देखते हुए आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या योगी आदित्यनाथ यूपी को संभाल पाएंगे? अभी तक जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं उसके मुताबिक क्या वाकई योगी आदित्यनाथ यूपी को संभाल पाएंगे? पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं वो और उनके राज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये भी माना जा सकता है कि वो नहीं करा रहे हैं, ये भी माना जा सकता है कि उनके लोग उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। दोनों तरीक़ों से जानना चाहूँगा कि क्या वाकई आपका खुद का क्या मानना है योगी आदित्यनाथ को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं तो इस बात का तो आकलन करने में मैं सक्षम नहीं हूँ कौन राज कर सकता है कौन नहीं। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रह सकते हैं। बाकायदा है कि जो उनका राजनीतिक कार्यकर्ता जीत के इसी उत्साह में जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, क्या उसमें बीजेपी का राजनीतिक कार्यकर्ता इन्वॉल्व है या नहीं है, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसे अभी की घटना पर दिया कि उसमें हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, ये खाली यहाँ हिंदू मुसलमान का तनाव, दलित का तनाव, मैं हरियाणा में था, हरियाणा में इन्हीं के सांसद ने 1.5 साल तक कैंपेन चलाया जाटों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ मुसलमान नहीं है। तो उस सांसद ने 1.5 साल कैंपेन कि भाई जाटों को मारो, जाटों को पीटो, जाटों के साथ ये करो, जाटों का बहिष्कार करो, और बीजेपी का सांसद, और आज तक उस सांसद को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं। वो सांसद इनकी कन्विंसिंग में जाता है क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बताया कि राजनीति का जो चेहरा समाज को तोड़ के राजनीति करता है, क्योंकि बहुत सी सरकारें मुद्दों पे फैल हुई हैं, बहुत सी सरकारें वादों पे फैल हुई है, बहुत सी सरकारें लॉ एंड ऑर्डर पे फैल हुई है, और जनता निरीह है। वो हर बार ये सोचती है अच्छा इस बार ये सरकार ठीक नहीं लगी, इसे इस बार बदल देंगे, और सरकार बदलने का काम हो रहा, लेकिन राजनीतिक मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, राजनीतिक सोच जब तक नहीं बदलेगी, और साथ में सामाजिक संगठन ग्राउंड स्तर तक खड़े नहीं होंगे। हमने हरियाणा में भी ये किया, भाईचारा सम्मेलन हमने किए, लोगों को बताया कि ये कोई इनकी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। 65 साल की उम्र में एक आदमी हिंदुत्व की बात करने लगे, एक आदमी जाति की बात करने लगे, एक आदमी धर्म की बात करने लगे, इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई, आज जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी है देश में सामाजिक संगठनों की। आज देश में राजनीतिक संगठन के साथ साथ जब तक सामाजिक संगठन नहीं होंगे और वे कंट्रोल का काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं आगे भी आपको देखने को मिलती रहेगी।
मतलब आपका जो भी हरियाणा वाला जो एक उदाहरण था जिसमें आपने बताया कि उन्होंने जाटों को वहाँ पे टारगेट किया, तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति करती है। मैंने बीजेपी नहीं, मैंने कहा पिछली लगा लीजिए, पिछली सरकार के टाइम में मैं गांव में जाता था, भैंस चर रही है, भैंस चरती चरती 4 आदमी आए, जबरदस्ती ले गए, रिपोर्ट हो गई, कट गई भैंस, और उसका ये पता नहीं लगा कि भैंस कहाँ गई। 4 लाख के किसान की चोरी हो गई और थाने में एफआईआर नहीं। थाने में एक पर्टिकुलर समुदाय का आदमी जेल में गया, क्रिमिनल एक्टिविटी में गया, 15 मिनट के अंदर उसको छुड़ा दिया गया। जिस तरह की घटना मुजफ्फरनगर दंगे के पीछे थी, बड़े मंत्री का हाथ था सपा के, क्रिमिनल पकड़े गए, 2 हत्यारों के, अगर वे उसी दिन जेल चले जाते, शाम शाम में एसएसपी डीएम का ट्रांसफर हो जाता है और वे क्रिमिनल घर आ जाते हैं जिन्होंने वो मारे थे 2 बच्चे। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी हो, जब तक राजनीतिक संरक्षण ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा, तब तक ये समाज ऐसे ही पिसता रहेगा। गरीब की हत्या होनी है, आप कहीं भी लगा लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, कराने वाला आदमी आज तक किसी को इतनी चोट नहीं लगी। जो लोग गरीब तमाशबीन जाते हैं, जो लोग इस तरह के लोग होते हैं जो बेहद किसी भी जाति का हो, वो हमेशा वो मरा है, हमेशा वो कटा है जो गरीब है, और वही सबसे बड़ा वोटर है, उसी की भावनाओं से खेल किया जा रहा है। तो जब तक, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, दलित समाज के लोग भी, संगठनों को मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप लोग सामाजिक संगठन के रूप में काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोग समाज को ये नहीं बताएंगे कि समाज क्या है और समाज किन से बनता है, तो तब तक इस तरह की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हर जगह हर रोज आपको इस तरह की पुनरावृत्ति मिलेगी। जब तक जाति के नाम पर, जब तक धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले पुरस्कृत होंगे, चाहे वो सरकार कोई भी हो, तब तक इस तरह के खेल चलते रहेंगे। तो जाट नेता हैं यशपाल मलिक जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, और अभी एक और घटना जो है पहासू की जो घटना है सोही गांव के पास की, उस पर भी उनसे बात करेंगे। उस घटना के बारे में उनका नज़रिया क्या है। सब पहासू में एक घटना घटी है जिसमें हिंदू लड़की थी जिसका मुस्लिम लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ ही दिन पहले लड़का लड़की को लेकर घर से चला गया, और जो लड़की के जो परिजन थे, जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो सीधे मुस्लिम युवक के घर चले गए, जहां उसके बुजुर्ग पिता गुलाम अहमद को उन्होंने बुलाया और एक बाग में लेकर गए। पूछताछ के दौरान इतनी ज़्यादा मारपीट की कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और बार बार यही बातें सामने आती हैं कि जो भी लोग हैं वो पार्टी के फेवर से आते हैं। मतलब एक तरह का एक आतंक सा उठा दिया है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही। इस तरह की घटनाओं के बाद भी क्या आप यही मानेंगे कि सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है? नहीं, जिस तरह की घटनाएं जो पासों में हुई, इस तरह की घटनाएं देश में और जगह भी बहुत जगह हुई, जहाँ पे लड़का लड़की की अगर डेथ हो जाती है तो उसको ऑनर किलिंग बता देते हैं, और अगर विपक्ष वाले के साथ कोई झगड़ा हो गया तो उसको जातीय और धार्मिक दंगा बता देते हैं। मेरा इसमें सीधा ये मानना है कि जिस परिवार के साथ घटना घटती है, जिसकी बेटी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होता है। वो गुस्से में कहीं ना कहीं गुस्सा करता है, और वो साथ में अपने समर्थकों को लेके दबाव बनाने का काम करता है कि तेरे साथ बेइज्जती हुई है, इस तरह का काम तेरे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले के साथ होता है, लड़के वाला इसमें बेफिक्र होता है, और लड़के वाले का शेल्टर। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, संवैधानिक तरीके से तो उनको अधिकार है कि वो जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। कहना कुछ जगह, हर जगह संविधान नहीं होता, रोटी संविधान पूछ के नहीं खाई जाती, रहना सहना संविधान पूछ के नहीं। आज मेरे आपके लड़की पैदा हो जाए तो हम क्या चाहते हैं? उसकी सुरक्षा हो, वो किसी गलत आदतों में न पड़े, वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए। और अगर उसके साथ ये घटना घटती है, कोई भी आदमी A to Z, किसी की पत्नी चली गई, किसी की बेटी चला गया, इसमें भी पुरुष प्रधान समाज में एक समस्या ये आई है कि लड़के का, उसकी कोई बेइज्जती नहीं है, उसकी कुछ नहीं है, उसके घर वालों को टीज किया जाता है, मोहल्ले वाले कहते हैं तेरी लड़की भाग गई इस चक्कर में। और इसमें जगह, इसमें तो योगी जी का बयान भी आया कि वे हिंदू वाहिनी के लोग नहीं थे जिन्होंने ये काम किया। तो जिस तरह की घटनाएं ये घट रही है और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, और जो माँ बाप को उसमें, या तो माँ बाप उसमें इन्वॉल्व रहे हो या माँ बाप को पता हो, और जिस तरह की ये सेंसिटिव घटनाएं हैं,
इनमें जब तक समाज सही एक्शन नहीं लेगा, समाज समय पे एक्शन नहीं लेगा और पुलिस और प्रशासन भी समय पे एक्शन नहीं लेंगे। क्या वो लड़के 15 मिनट पहले तो नहीं भागे थे, वो लड़के 1-2 दिन 4 दिन पहले भागे होंगे, 1 दिन पहले भागे होंगे। इस बीच में पुलिस और प्रशासन अगर प्रॉपर एक्शन ले लेता, प्रॉपर चीजें हो जाती, तो उसके परिवार वाले भी वहां नहीं जाने थे और ये टकराव बच सकता था। तो जिस तरह से आपने पहले भी मुझे पूछा कि पुलिस और प्रशासन 100% पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जितने तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नीचे से लेके, वे सब लगभग जाति और धर्म और पार्टियों के आधार पे बंट चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अधिकारियों का कैडर भी लगभग बटा हुआ है कि ये फला का समर्थक है, इसकी सरकार आएगी तो इसे पट्टे लगाना है, इसकी सरकार आएगी तो इसे पट्टे लगाना। इसका मतलब यहाँ का राजनीतिक के इशारे पे ही वो लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक इशारे पे इस तरह के काम हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ मन से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय लेने की छूट नहीं देंगे। और प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई सख्त निर्णय लेते हैं तो जैसे आप लगाए कि सहारनपुर के एसएसपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, हालांकि वो अच्छी जगह आ गई, शायद आप नोएडा में आ गए हैं तो जगह तो बेटर आई, सहारनपुर से नोएडा बढ़िया है, लेकिन ये नौबत क्यों आई? सत्ता पक्ष का आदमी ही इस बात को कर रहा है, अपने शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहा है सत्ता पक्ष का आदमी। उनको भी ये चाहिए था कि उनको मुख्यमंत्री को अपनी बात रखनी थी, न कि एसएसपी के घर पर जाकर धरना रखना था। और एसएसपी को भी संयमतापूर्वक उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। कि जिस तरह का माहौल आज हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, मैंने तो यहाँ पे ऐसा भी देखा है बहुत जगह पे प्रशासनिक आदमी है, अपोजिशन का कोई आदमी जेन्युइन समस्या लेके जाएगा, वो कह देगा जो तेरे से होना वो कर लेना, मैं इसे नहीं करता क्योंकि तू अपोजिशन का आदमी है। तो जिस तरह का माहौल आज देश में हो गया, जिस तरह की घटनाएं देश में घट रही, ये चिंता का विषय है। सरकार की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था इस वक्त जिस तरीके से यूपी के अंदर जो बनाई गई है कानून की, वो कैसी है ये आप खुद भी बेहतर देख रहे हैं। लगातार आए दिन बड़े बड़े मामले हो रहे हैं, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं और इसमें सरकार की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को सही तरह से या तो आदेश नहीं दे पा रही है या निर्देश नहीं दे पा रही है। दोनों ही तरीके से सरकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज़रूर समझना चाहिए कि प्रशासन के अधिकारियों को फ्री हैंड करना ज़रूरी होगा, उन्हें अपने स्तर से निर्णय लेने लायक बनाना होगा। अगर सरकार उनको निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी तो ये हालात और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या है ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यशपाल मलिक जी जैसे नेता जो हैं वो लगातार सरकार के कामों पर नज़र रखे हुए हैं और सरकार को सचेत रहना चाहिए अपने आने वाले भविष्य को सोचकर। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।